आज हम देखेंगे सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े थे, इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़े थे। और आज हम देखेंगे सब पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, रदरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एंड करेंगे हम लोग आइसोबार आइसोमर्स को देख कर। तो डाल्टन कंसीडर करता है क्या कि एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स है ना, बट आगे और इन्वेंशन होते जाती तो पता चला क्या इसका सब पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसे इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी माना जाता है जे थॉमसन को, और प्रोटॉन का रदरफोर्ड, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक के नाम से प्रसिद्ध है। डिस्कवरी ऑफ द कैनाल रेज ये ईगोल डस्टिन हम लोग सारे बारीकी से देखेंगे। चार्जेस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है, और मासेस की बात करें तो 9.1 × 10⁻31 kg होती है। प्रोटॉन पे चार्जेस की बात करें तो +1.6 × 10⁻19 कूलम, और मास की बात करें तो 1.67 × 10⁻27 kg होती है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्जेस नहीं होता है, और इस पे जो न्यूट्रॉन की मासेस की बात करें तो ये 1.67 × 10⁻27 kg होता है। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है क्या कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्जेज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्जेज है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका आंसर क्या होता है, एक दूसरे से रिप्लेस होकर जीरो जाती है, अर्थात हम बोलते हैं एटम्स क्या है, न्यूट्रल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैनल रे। इसे हम लोग क्या जानते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को कैनल रे के नाम से जानते हैं, या इसी को बोलते हैं हम लोग एनोड रे। इसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्जेज होता है, पॉजिटिव चार्जेस का जो स्ट्रिंग पार्टिकल्स बोल सकते हैं, ये मूव करता है नेगेटिव चार्जेज इलेक्ट्रोड की ओर। इसे हम लोग कैनल रे के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हाई वोल्टेज सप्लाई की क्या एक ट्यूब है, एक क्या है ट्यूब ट्यूब लिए हम, ये कैथोड है हमारा और ये एनोड है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्जेज है एनोड की ओर, अर्थात एनोड की ओर क्या होती है, फ्लो होती है। तो अर्थात क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव चार्जेज इलेक्ट्रोड की ओर फ्लो होती है। स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्जेज पार्टिकल विद मूव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्जेज इलेक्ट्रोड। स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम की बात करें तो डिफरेंट मॉडल है, थोड़ा देखेंगे। तो फर्स्ट मॉडल क्या है, थॉमसन मॉडल एंड एटम का थॉमसन मॉडल। ये क्या बताते हैं कि जो एटम्स इस तरह से होते हैं किसी एलिमेंट के अंदर या सब्सटेंसेस के अंदर, जस्ट लाइक कंपेयर टू क्रिसमस फडिंग के जैसा। इलेक्ट्रॉन आर ड्राई द फ्रूट्स ऑफ द क्रिसमस फडिंग इनसाइड द पॉजिटिव चार्जेस। इस प्रकार से इस फॉर्म में देखने को मिलती है। सेकेंड है कंपेयर विद द वाटरमेलन। वाटरमेलन से कंपेयर करता है, जिस तरह से तरबूज का जो सीड होती है उसके कंपेयर करके यहाँ पे एटम्स को बताया है। रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन विद द पॉजिटिव चार्जेस क्या बताते हैं कि जो रेड पार्ट है वो क्या पॉजिटिव चार्जेस है, और जबकि एन इलेक्ट्रॉन आर द स्टैटर्ड द पॉजिटिव चार्जेस वाटरमेलन। यहाँ बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्टैटर्ड होता है पॉजिटिव चार्जेस, अर्थात ये हो जाएगी पॉजिटिव चार्जेस, ये वाला पार्ट ग्रीन वाला, और ये हमारा जो सीड है वो नेगेटिव चार्जेज। इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर बताते हैं। पोस्टुलेट ऑफ थॉमसन, थॉमसन का क्या पोस्टुलेट है, क्या इसका निष्कर्ष निकला है, तो ये बताते हैं क्या जो एटम्स कंसिस्ट करता है पॉजिटिव चार्जेज, ये स्फीयर अर्थात जो वाटरमेलन है ना, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स और एम्बेडेड ईट होता है, उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होता है, पॉजिटिव चार्जेज और इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एम्बेड होता है। जस्ट लाइक बताए थे विजस्टर की रेड वाले पार्ट क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और सीड्स का नेगेटिव चार्जेस। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस होने का कारण क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, और हम लोग जानते हैं क्या है कि एटम्स क्या है, न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन करता है कि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये ध्यान रखने की थॉमसन मॉडल ये एक्सप्लेन करता है कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसके बाद हम लोग देखते हैं थॉमसन का मॉडल स्ट्रक्चर देख लिए, अब थोड़ा देखते हैं
रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल ये क्या बोलता है? रदरफोर्ड क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और उसके दौरान क्या किया था, उसके जो वहां पे जो रे प्रोड्यूस हुआ था उसके सामने एक गोल्ड फॉयल गोल्ड फॉर गोल्ड गोल्ड फॉयल को क्या किया वहां पे स्टेबल कर दिया। तो जिससे क्या होगा, कुछ डिफ्लेक्शन भी हुआ, कुछ अनडिफ्लेक्टेड भी हुआ, कुछ बाउंड हो गया, है ना। तो रदरफोर्ड इज द फेमस फॉर द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड को हम लोग सबसे ज्यादा जो फेमस है, जिसका अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा फेमस है। इसमें क्या होता है कि फास्ट मूव जो अल्फा पार्टिकल्स है आर द मेड टू द फॉल ऑन द थिन गोल्ड फॉयल। जो अल्फा पार्टिकल्स को क्या करता है, ये फॉल कराता है किस पे, गोल्ड फॉयल पे, है ना, गिरता है। तो वहां पे ऑब्जर्वेशंस करने लायक ये है कि यहाँ पे क्या देखने को मिला कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, पास बाय द गोल्ड फॉल अनडिफ्लेक्टेड। विदाउट डिफ्लेक्टेड क्या होता है, उससे पास हो जाती है। तो इससे साफ पता चल रहा है क्या कि यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है कि जो एटम्स है, एटम्स के अंदर क्या है, इम्पीडी स्पेस अर्थात कुछ स्पेसिस होती है, तब जाकर वो क्या विदाउट डिफ्लेक्टेड हुए पास हो जाती है। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हुआ क्योंकि मोस्ट जो अल्फा पार्टिकल्स थे पास बाय द गोल्ड फॉल अनडिफ्लेक्टेड, विदाउट डिफ्लेक्टेड क्या होता है, उससे पास हो जाती है। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है, डिफ्लेक्टेड बाय द फॉल बाय द स्मॉल एंगल। कुछ एंगल पे क्या होता है, डिफ्लेक्ट अर्थात इधर चला गया, यहाँ पे देखने लायक है, इधर चला गया, इधर बैक आ गया, ये क्या डिफ्लेक्टेड, कुछ क्या है पास हो गया है। Out of the every 12,000 particles appeared to rebound. 12,000 particles क्या हुआ, कुछ रिबॉन्ड हो गया, अर्थात दोबारा उसी पाथ पे वापस आ गई। तो इसकी कंक्लूजन की बात करें तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष की बात करें तो एटम्स कंसिस्ट करता एम्प्टी स्पेस, अर्थात उसमें कुछ स्पेसेस होती है। क्योंकि हम वहां पे देखें क्या, विदाउट डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ, वो पास हो गए। तो इससे स्पष्ट है क्या कि इनफिनिटी स्पेसेस एटम कंसिस्ट करती है। सिंस सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, वे डिफ्लेक्टेड बाय द फॉल बाय द स्मॉल एंगल। और यहाँ पे क्या देखने को मिला कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कुछ फ्यू एंगल्स को फॉर्म किए हुए क्या हुआ, डिफ्लेक्टेड हो गया। वेरी फ्यू बाउंडेड बैक टू लेट टू द कंक्लूजन दैट द मोस्ट परस्पेस इन द एम्प्टी। कुछ बहुत ही कम मात्रा में ऐसा तो क्या हुआ जो बाउंडेड हो गया, बॉन्ड्स हो गया, बॉन्ड्स। Atom contain nucleus center of atom that positive charged particles either 12,000 bounded by। जब उसके सेंटर्स की बात करें अर्थात वहां पे न्यूट्रॉन होता है, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, तो वहां पॉजिटिव चार्ज होती है। तो वहां से क्या देखने को मिला है कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स था जो वापस और रीबॉन्ड हो गया था, अपने रास्ते पे चला गया, लगभग 12,000 प्लस बाउंड बैक। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये क्या होता है कि सेंटर पे कौन है, उसका सेंटर बोल सकते हैं था न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, वहां से क्या उसका बैक हो गया। साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस उसका सेंटर की साइज है 10 टू पावर -5 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ एटम, एटम से इतना साइज होता है। फीचर्स की बात करें रदरफोर्ड का क्या फीचर्स है, रदरफोर्ड का यहाँ से निकलता है कि जो एटॉमिक मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं अभी यहीं से निकलता है, यानी मास नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और ये कहाँ होती है, न्यूक्लियस सेंटर, यहां प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। दे द पॉजिटिव प्लेस्ड न्यूक्लियस एन एटम न्यूक्लियस द मास प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एग्जांपल की बात करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंस 6, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस 6, न्यूट्रॉन्स मास कितना हो जाएगा 6 + 6। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, 6, यहाँ क्या होगा प्रोटॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस और डिफाइंड ऑर्बिट। और इलेक्ट्रॉन्स होते क्या होता है, उसके आउटर शेल में क्या होता है, रिवॉल्व होते रहती है ना, और डिफाइंड ऑर्बिट में।
साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरी द स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस का साइज होता है बहुत ही छोटा होता है कंपेयर टू एटम्स। ये था, हम लोग देख लिए फीचर्स की बात की है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ड्रॉबैक। रदरफोर्ड का मॉडल कुछ ऐसा है जो वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता, अर्थात कुछ ऐसा भी बताता है जो क्या गलत साबित होता है। ड्रॉबैक, इसका क्या ड्रॉबैक आया? रदरफोर्ड रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक। जो रदरफोर्ड है इसका मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम ये डिस्क्राइब नहीं कर पाता कि एटम कितना स्टेबल है। This is the because क्योंकि according to Rutherford model and the consider the small heavy the fluid charges nucleus center and the electron revolving out। क्योंकि ये बताया क्या है कि जो उसके सेंटर है था फ्लूइडिक चार्जेज है और उसके चारों ओर क्या है रिवॉल्व होते रहता है इलेक्ट्रॉन्स। These the revolving electrons were the loss energy they are the charged particle due to the acceleration charge particle for the radiated energy ultimately the should fall into the nucleus। और यहाँ से ये डिस्कस निकलता है कि जो इलेक्ट्रॉन उसके चारों घूम रही है एक समय ऐसा आएगा कि वो घूम 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 कर क्या करेगा, एनर्जी को लॉस करेगी और एक समय ऐसा आएगा कि जाकर के वो न्यूक्लियस में गिर जाएगी। तो इस कारण से यहां साफ पता चल रहा है कि वो एटम्स का स्टेबिलिटी डिफाइन नहीं कर पाया। ठीक है, आगे क्यों बढ़ते हैं। ड्रॉबैक ये था कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं डिस्क्राइब कर पाया और क्योंकि इसका जो इसके अकॉर्डिंग जो था कि जो उसके पॉजिटिव चार्ज था न्यूक्लियस है और उसके चारों जो रिवॉल्विंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर घूम रहा तो क्या वो अपना मासेस को एनर्जी को लॉसेस करेगी और एक टाइम्स ऐसा आएगा क्या कि वो लॉस होने के कारण वो जाकर न्यूक्लियस में गिर जाएगी। जब गिर जाएगा तो फिर तो स्टेबिलिटी हुआ कहाँ। ये ड्रॉबैक था। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन से देख सकते हो। फिर रदरफोर्ड के बाद हम लोग देखते हैं बोर्ड का एटॉमिक बोर्ड का मॉडल बोर मॉडल ऑफ एटम्स। बोर मॉडल आता है रदरफोर्ड का ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए, अर्थात ये डिस्क्राइब करेगा स्टेबिलिटी ऑफ एटम, द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। टू ओवरकम ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल नैल बोर 1912 proposed modified the structure of atom। 1912 की बात है, बोर मॉडल आता है और रदरफोर्ड का जो एटम में है एटम का मॉडल है उसे क्या करता है, मॉडिफाइड करता है। तो इसका क्या कुछ लेट निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज द डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, कुछ स्पेशल ऑर्बिट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए होते हैं, डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन्स अलाउड टू इनसाइड द एटम, जो एटम्स के अंदर अलाउड होते हैं। While the revolving the discrete orbit, electron are not radiated energy। बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो किसी प्रकार का वो रेडिएटेड एनर्जी को फैज नहीं करता, अर्थात लॉस नहीं करता। दिस ऑर्बिट और द सॉइल, इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। जो ये ऑर्बिट है सेल है इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी। यहाँ पे याद रखने के लिए जो न्यूक्लियस से जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसे हम लोग के नाम से जानते हैं, सेकेंड को एल एम एन, के एल एम एन, इस प्रकार से याद रखनी है। एन इजकल टू 1 2 3 4, ये क्या है, एन इजकल टू 1 2 3 4, इस तरह से हम लोग करते हैं। और जो यहाँ पे के लेवल क्या है, ये सेल्स है, ऑर्बिट, सेल्स या ऑर्बिट बोलते हैं। तो हम लोग इसमें निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो हम लोग इसका एक फॉर्मूला होता है 2n², नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मास नंबर की बात करें तो रदरफोर्ड ने डिस्क्राइब कर दिया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई। एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर जो डिस्क्राइब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, अर्थात एटम्स में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं और इसे जेड द्वारा डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल, अर्थात
जो सेल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो 2n² फॉर्मूला बताया है, वही फॉर्मूला यहाँ पे डिस्क्राइब करती है 2n², अर्थात डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन इनटू द डिफरेंट ऑर्बिट एटम्स आर सजेस्ट बाय द वॉर वेरी स्कीम। इसको हम लोग वॉर वेरी स्कीम के नाम से जानते हैं, जिसका होता है फाइलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एटम डन बाय 2n²। याद रखनी है, जब n इक्वल टू 1 लेंगे अर्थात सेल 1 में ऑर्बिट 1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो 1 रखेंगे इनका वैल्यू, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और इसके बेसिस पे हम लोग सारा का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 हो जाएगी, हीलियम का 2 तो 2 हो जाएगी, लिथियम का 3 तो K1 K2 L1। ठीक है, ये कैसे क्या हो रही है समझ में आनी चाहिए, नहीं आ रही समझ में तो एक बार और डिस्कस कर देते हैं ये कैसे हो रही है। जैसे ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है न्यूक्लियस, यहाँ क्या है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसके फर्स्ट में कौन होता है, फर्स्ट सेल को क्या नाम है के में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके बाद ये कौन सा सेल है, एल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 8, क्योंकि 2n² होता है 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, कितना होगा 8, 4 5 6 7 8, ये हुआ। तो हमारे जो एच है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो इसलिए एक लिखे है। के में कितना मैक्सिमम बढ़ेगा, के में इलेक्ट्रॉन 2, एल में 8, के एल एम, एम में कितने बढ़ेगा, इस प्रकार से के एल एम हम लोग 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पे के 2 एक होता है तो K1 K2, यहाँ पे 3 आ गया तो मैक्सिमम के में 2 ही जाएगी, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो K2 L1 लिखे हैं। नियोन की बात करें इसमें K2 L8 है, यहाँ पे आके फुलफिल हो गया है ना, 2 इलेक्ट्रॉन के में चला गया और 8 इलेक्ट्रॉन एल में चला गया, तो एम में कितने जाएगा, एक जाएगा, सोडियम में 1 2 3, इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते जा रहे हैं। फिर एम में कितना हो गया 8, यहाँ पे एम 18 को क्या लिख सकते हैं, ये 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 ही मैक्सिमम जाएगी, 10 ऑलरेडी इधर फुलफिल हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। फिर इसके बाद एन चलेगी 1 2 3 बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से हम लोग देख लिए। लास्ट वैलेंसी, वैलेंसी के बारे में बताए थे। वैलेंसी क्या है, एनी एलिमेंट कंबाइन कैपेसिटी, नॉर्मल वैलेंसी, उसका कंबाइन करने का कैपेसिटी कितना, ये वैलेंसी है। फ्रॉम बोर्ड वाइल स्कीम अर्थात 2n², we know that if the outermost cell of the atoms have the 8 इलेक्ट्रॉन। बोलता क्या, जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। आउटर मोस्ट सेल द वेरी स्टेबल, और जो आउटर सेल होती है वो स्टेबल होती है। If the mean the any element outermost cell that contain 8 electrons, if the already stable, so it does not combine the other element, the valence will be 0। बोलता क्या है कि यदि जो किसी एलिमेंट का आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है, वो बिकम वेरी स्टेबल। इसका मतलब क्या है, उसे अब किसी प्रकार की जरूरत नहीं है, ना तो डोनेट कर सकता है, ना तो लॉस कर सकता है, ना तो गेन कर सकती है, अर्थात तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडन, ये सब सारे क्या है नोबेल गैसेस है। ये सारे क्या है नॉन रिएक्टिव, किसी से रिएक्ट नहीं कर सकता। कारण क्या है, क्योंकि इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, फुलफिल है, इसका वैलेंसी 0 होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। ठीक है, जिसे हम लोग कॉलम नंबर 18 में रखते हैं, सबसे लास्ट में। These एलिमेंट आर द नॉन ऑफ द इनर्ट एलिमेंट, जिसको हम लोग किसको जानते हैं, इनर्ट एलिमेंट के नाम से, जिसे हम लोग कॉलम नंबर 8 में रखते हैं, कॉलम नंबर 18 में रखते हैं।
इन केस ऑफ हीलियम, हीलियम की केस करें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, outer most of the cell due to the small size helium we cannot count and the octal has the exception of the octal rule। ये octal rule का पालन नहीं करता हीलियम, फिर भी ये स्टेबल है क्योंकि मैक्सिमम जो ऑर्बिट है के का ऑर्बिट उसमें 2 ही होता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंसी हम लोग देख लिए हैं। इसके बाद ऑक्टल और डॉपलेट में रूल क्या है, चॉइस के बारे में देखते हैं। ऑक्टलिस में क्या होता है कि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा, 8 होगा। डॉपलेट मतलब आउटर में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होगा, सिंपल सा। तो जो ये हीलियम है ये क्या फुलफिल करता है, डॉपलेट रूल फुलफिल करता है, बाकी अदर ऑक्टेट। ऑक्टेट में क्या हुआ, टेंडेंसी ऑफ एटम प्रेफर टू हैव द 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल। आउटरमोस्ट में कितने होंगे, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें कितने होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। केमिकल बॉन्डेड के जब भी शेयर गेन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन। ओनली मेंट टू द फ्लो द रूल्स, इसको बोलते हैं केवल इसी को फॉलो करेगा, तो ये ही एलिमेंट है केवल इसको फ्लो करने वाला, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, याद रखनी है। चलो आगे क्यों बढ़ते हैं, कुछ कुछ टॉपिक है फिर ये खत्म हो जाएगी। यू नो व्हाट, हम लोग क्या देखे, तो हमें क्या देखने को मिली है कि जो न्यूक्लियस उसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहे तो हम लोग मास नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए द्वारा, एटॉमिक नंबर को हम लोग जे द्वारा डिनोट करते हैं और एलिमेंट को हम लोग एक्स द्वारा लिखते हैं। अर्थात जब भी किसी एलिमेंट को लिखेंगे तो जो उसका मास होगा ऊपर लिखेंगे और जो उसका एटॉमिक नंबर होगा उसको नीचे लिखेंगे। और एक्स क्या डिनोट करता है, एलिमेंट। तो एग्जाम्पल के लिए सोडियम, सोडियम का कितना होता है, Na। तो यदि हम लिख रहे हैं Na, तो यदि इसका हम लोग एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो नीचे लिखेंगे 11। एटॉमिक मास लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 23, ऊपर लिखेंगे इस तरह से। हीलियम कितना होता है, 2, एटॉमिक मास 4, इस तरह से लिखेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, यदि एक एटम को दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन 7 और 14, 14 हो गया मास हो गया और 7 हो गया एटॉमिक नंबर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। छोटा छोटा चीजें ध्यान से समझने का प्रयास करना। हाँ, सबसे बड़ा सबसे बढ़िया टॉपिक आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉप्स और आइसोबार, 2 टॉपिक है, बस ये चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। सिंपल फॉर्म में समझने का प्रयास करना, चीजें समझ में आ जाएगी। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं कि एटम सम सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास। आइसोटोप इसको बोलते हैं कि एलिमेंट सेम है और उसका एटॉमिक नंबर भी सेम है लेकिन मासेस डिफर करता है। मास क्या है, डिफर है, डिफरेंट डिफरेंट मासेस, सेम एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर, मासेस डिफर है। फॉर एग्जांपल के लिए बात करें कार्बन का, कार्बन 6, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर होती है लेकिन इसकी मास की बात करें तो एक 12 और एक 14। क्लोरीन की बात करें 70 17, एक का 35 होता है, एक का 37। आइसोटोप का यूज क्या करते हैं हम लोग, तो आइसोटोप का यूज की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। क्लोरीन 70 का 37 का यूज करते हैं। आइसोटोप कोबाल्ट का यूज करते हैं हम लोग, कैंसर का ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। इन आइसोटोप आइसोटोप आयोडीन का हम लोग यूज करते हैं, ग्वाइटर को ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सब क्या हम लोग आइसोटॉप्स का यूज करते हैं, आइसोटॉप का यूज करते हैं। इसके बाद है आइसोबार। आइसोबार क्या है, इसमें क्या होता है कि मासेस सेम होता है, इसके ऊपर क्या था, मासेस डिफर था, लेकिन अब मासेस सेम होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होती है। उसमें क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था और मासेस डिफर कर रहा था, लेकिन आइसोबार में क्या है कि मासेस सेम होगी और एटॉमिक नंबर डिफर करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए कैल्शियम और आर्गन, कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40 होता है, आर्गन का भी 40 होता है, लेकिन कैल्शियम का एटॉमिक नंबर की बात की तो 20 होती है और आर्गन का 18 होता है। तो हैव सेम मास नंबर बट डिफर एटॉमिक नंबर्स कंसिस्ट।
हो गया। एवरेज एटॉमिक मास की बात करें तो सिंपल है, एवरेज का एवरेज कैलकुलेट करना, सारा जो भी एलिमेंट है उसका कैलकुलेट कर लो एटॉमिक मास और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कितने एटम से, इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया एवरेज मास, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास सम ऑफ मासेस आइसोटॉप, आइसोटॉप में कितने मासेस है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, इस मल्टीप्लाई द नेचुरल अबंडेंस। क्लोरीन एक करता नेचुरल टू आइसोटॉपिक, क्लोरीन क्या है, दो आइसोटॉपिक को कंसिस्ट करती है, एक का 35 होता है, एक का 37 यूनिट होता है, तो इसका हम लोग 3:1 देख सकते हैं। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन द अबव इसका 35 into 75 by 100, 25 by 100। यहाँ पे क्या चीज मिली, 3:1 में यदि देखना चाहते हैं तो 3 रेशियो लेंगे और फिर 1:25/100 और इसे हम लोग 35 यूनिट यहाँ पे निकल कर आती है। अर्थात हम जब भी आइसोटॉपिक एलिमेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जो आइसोटॉपिक में आइसोटॉपिक है, आइसोटॉपिक में जो डिफरेंट डिफरेंट मासेस है, सारे मासेस को क्या करते हैं हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसका सम करके एवरेज निकाल देते हैं आइसोटॉपिक में। इसलिए हम लोग जो क्लोरीन है, क्लोरीन का हम लोग 34 ना लेकर के 35.5 लेते हैं। ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास में क्या करते हैं हम लोग, जो भी आइसोटॉपिक, आइसोटॉपिक क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मासेस उसका डिफर करेगी, तो जो मासेस डिफर कर रहा है सारे मासेस को कैलकुलेट कर देंगे, डिवाइडेड बाय कितने हैं वो करके एवरेज कैलकुलेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। ये था एवरेज एटॉमिक मास। इस प्रकार से हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। अब शायद टॉपिक नहीं है, हाँ, नॉट एंड। ये एक क्वेश्चन से चाहो तो इसको सॉल्व कर सकती हो, कर सकते हो। एवरेज एटॉमिक मास द कॉम्प्लेक्स द एक्स, कोई एलिमेंट है हमें पता नहीं है लेकिन उसका 16.2 आया एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करके। परसेंटेजेस दे रखा है, क्या होगा, लेट सपोज क्या किया, ये x% मान लिया है तो वहां पे क्या किया, सम कैलकुलेट, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों का सम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से दोनों का सम निकल जाएगा, दोनों का सम निकल जाने के बाद फिर हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। हो गया 10%। एनसीईआरटी के क्वेश्चन से सॉल्व कर लेना इसे। इस प्रकार से चैप्टर्स समाप्त हो जाती है। कल हम लोग प्रयास करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर, यदि जो 4 है तो देखेंगे, अदरवाइज 1 देखेंगे, और 1 तो शायद पढ़ाए भी थे या पढ़े भी होगी, तो देखेंगे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर देने का और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।